इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो है सीरीज़ आरएल सर्किट। ठीक है, सीरीज़ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर सर्किट इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा फेज़र डायग्राम बनता है और कैसा हमारा वेक्टर डायग्राम होता है इसका, है ना। यानी कि एक सर्किट में पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि एक सर्किट में हमारा केवल इंडक्टर लगा हो या फिर कैपेसिटर लगा हो या फिर रजिस्टर लगा हो, तो उस दौरान क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, यानी क्या हमारा फेज़र डायग्राम बनता है, डिफरेंसेस आते हैं या नहीं आते हैं, और क्या वेक्टर डायग्राम बनता है किस प्रकार से, वो हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो हम लोगों ने उसको देखने के बाद एक कंक्लूजन निकला था इस आरडी के द्वारा कि जो हमारा आरएलसी होता है, यानी कि रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो होता है और लीड और लैग के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनता है वहाँ पे इक्वेशन, ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि बताया जा चुका है आप लोगों को कि जो हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है, ये तीनों में यानी कि रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटेंस में क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है और क्रमशः 90 डिग्री होता है। यानी कि हम अगर रजिस्टर की बात करें, प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा, वहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है ना, यानी सेम फेज होता है तो वहाँ 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। और इंडक्टर सर्किट की बात करें या प्योरली इंडक्टर सर्किट की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वहाँ क्या होता है, 90 डिग्री हमारा क्या करता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो अब इसी प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होगा कैपेसिटर में, वो भी 90 डिग्री लीड करेगा क्या, करंट वोल्टेज से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केवल यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि कैपेसिटर में हमारा जो होता है लीड और लैग के केस में क्या होता है, कैपेसिटर में 90 डिग्री हमारा क्या करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज से, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से। ठीक है, इसका ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला बनेगा रजिस्टर के लिए, वो हो जाएगा सिंपली V बराबर आई आर। ठीक है, और इंडक्टर के लिए क्या बना था आप लोग को इक्वेशन में दिखा था कि वी एल बराबर आई एल इंटू एक्सएल बना था, है ना। यहाँ से एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2πfl हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक समीकरण ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा और एक इक्वेशन एक्सएल बराबर ओमेगा एल बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमने ओमेगा एल को क्या माना था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बना था। ठीक है ना, तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये भी कैपेसिटर के केस में भी आई सी इंटू एक्स सी हो जाएगा, है ना। एक्स इज पर 1/2πfc हो जाएगा, और चूँकि एक्स बराबर 1/ओमेगा सी, यानी 1/ओमेगा सी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल जाएंगे। इस प्रकार जो कंक्लूजन हमारा निकला था रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट का, उसका एक सारणी ये आप लोगों को बताया गया था, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हम लोगों ने बात कर लिया था रजिस्टिव और कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ठीक है ना, सिंगल सिंगल, यानी कि प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में, और उसके फेज डायग्राम के बारे में, और क्या क्या होंगे उसमें लीड और लैग, क्या होता है ऐसे वेक्टर डायग्राम। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सीरीज़ आरएल सर्किट। यानी कि अब तक हम लोगों ने एक सर्किट में एक ही पैरामीटर्स को कनेक्ट करके देखा था कि क्या उसका इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा रजिस्टर है और इंडक्टर है, दोनों अगर हम एक सर्किट में दोनों लगे हों साथ में, तो उस दौरान क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। हमने ये सर्किट बना लिया, आर एल सीरीज सर्किट है, आर और एल क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, सीरीज आर एल सर्किट हो गया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ लगा हुआ है वी sin ओमेगा टी, है ना। अब यहाँ देखेंगे जो हमारा ये रजिस्टर है, उसमें जो वेक्टर डायग्राम था हमारा क्या था, वहाँ पे क्या था, वी और आई क्या था, सेम फेज में था, है ना। वी और आई क्या है, सेम फेज में, जबकि इंडक्टर्स में क्या था, वोल्टेज लीक करता था करंट से। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंडक्टर केस में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री करंट से। तो यहाँ देखते हैं हमने माना लेट वी आर बराबर क्या है, यहाँ पे इन दोनों इसके बीच का वोल्टेज क्या होगा, वी आर, और इसके बीच का वोल्टेज वी एल हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना है, वी है, करंट यहाँ आई फ्लो हो रही है। ये हमारा सर्किट क्या है, आर एल सीरीज सर्किट है। इसमें हमने लेट किया कि वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर इन वोल्ट। ठीक है ना, वी आर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस आर के क्रॉस वोल्टेज वी आर है, इन वोल्ट में होगा। और जो वी एल है वो है वोल्टेज अक्रॉस एल, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में हो जाएगा। ठीक है ना, इन वोल्ट। वी क्या है यहाँ पे, वी है अप्लाइड वोल्टेज वी इन वोल्ट, टोटल वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा फिर
आई क्या है इसमें, आई है करेंट इन द सर्किट इन एम्पियर, ठीक है ना, इस सर्किट का करंट है। आई आर क्या है, जैसा कि पता है आप लोगों को, आर रेजिस्टेंस होता है, ओम इसका मात्रक है। एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस है, इसका मात्रक क्या है, हेनरी होता है, ठीक है ना। अब हम इसके फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, दो सर्किट, इसमें दो पैरामीटर्स लगे हुए हैं, दोनों का क्या बनेगा, दोनों को ये जो फेजर डायग्राम होगा ये दोनों इंक्लूड होगा, यानी कि देखिए फेजर डायग्राम हमारा क्या बन जाता है, ये बनेगा कैसे, जो हमारा V और R लगा हुआ है इसमें, सॉरी R और L लगा हुआ है, R के लिए क्या बनेगा हमारा वेक्टर डायग्राम, प्योरली इंडक्टर सर्किट के हमारा वेक्टर डायग्राम क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे I और VR सेम फेज में होते हैं, ठीक है, I आगे और VR यहाँ होता है। जैसा कि आप लोग को बताया चुका है इसके बारे में, केवल अगर इसकी बात करें, हम इसे ना देखें, इस इतनी चीज़ को ना देखें, ये चीज़, ठीक है, और हम केवल इसकी बात करें, है ना, तो ये हमारा क्या है, ये वेक्टर डायग्राम किसका है, वी आर और आई जो है सेम फेज में, ये है रजिस्टर का, ठीक है। और यहाँ से ये रजिस्टर का हो गया, और यहीं पे हम क्या करें, 90 डिग्री अगर हम करेंट से किसको, वोल्टेज को लीड कराएं, ये करंट है, करंट से वोल्टेज को लीड कराएं, तो यहाँ पे करंट से अगर वोल्टेज लीड होगा, यानी ऐसे ये होगा 90 डिग्री, ठीक है, तो ये और ये इसके बीच में अगर हम एक रिजल्टेंट वोल्टेज की लाइन खींचते हैं, ये ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज V है, तो हमारा यहाँ से V बराबर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से V बराबर हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, V बराबर √VR² प्लस VL स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया ना कि पहले हमने रजिस्टर का प्योरली रजिस्टिव सर्किट का क्या किया, फेज डायग्राम बनाया, उसके बाद यहीं से हमने क्या किया, आई से हमने VL यानी कि इंडक्टर जो ये वोल्टेज है वो करंट से लीड कराया 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री हमारा लीड है वोल्टेज करंट से, ठीक है। तो यहाँ जब लीड हो गया तो अब रिजल्टेड वोल्टेज निकालने के लिए क्या किया, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस समीकरण को बना लिए, V बराबर क्या हो जाएगा, VR² प्लस VL स्क्वायर, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने V रिजल्टेंट वोल्टेज V बराबर ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो गया, सिंपल सा ये वेक्टर डायग्राम है, और बस समझ के बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। पहले हम बनाएंगे प्योरली सर्किट, क्योंकि हमारे पास RL सीरीज सर्किट है, R भी है और L भी है, तो R का वेक्टर डायग्राम बनेगा पहले, फिर L का वेक्टर डायग्राम बनेगा, फिर इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज हमको मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमको इस समीकरण से मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, जैसा कि इस बताया गया था, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VL बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सल हो जाएगा, ठीक है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू एक्सल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए VL बराबर क्या, IL इंटू एक्सल हो जाएगा इन इंडक्टिव सर्किट में। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम अगर आई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला हमारा जो ये इक्वेशन बन के आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से V बराबर आई आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर हमको मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम आई को पक्षांतर करते हैं तो V अपॉन आई हमारा क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस हो जाता है। V अपॉन आई ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है, यानी प्रतिरोध होता है। यहाँ पे V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई बराबर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर। ये इतना इक्वेशन जो है इसको हमने माना ZRL, यही क्या होता है हमारे सर्किट का इम्पीडेंस होता है, ठीक है। ये सर्किट का हमारा इम्पीडेंस हुआ। यहाँ हमने जैसे कि R की जगह पे आया ना, V अपॉन आई क्या है, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन आई बराबर क्या होता है, R होता है, यानी प्रतिरोध होता है सर्किट का। तो ये जो टोटल हमारा इक्वेशन ये मिला है, इतने को हमने मान लिया ZRL, जिसको हम बोले इम्पीडेंस। यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगा जो इम्पीडेंस हमारा होता है वो क्या होता है कि किसी सर्किट में, यानी कि आर सर्किट में इम्पीडेंस की बात करें तो रजिस्टर और इंडक्टर, ठीक है, दोनों के द्वारा जो प्रतिरोध हमें जो अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, दोनों के द्वारा जो सर्किट में अवरोध उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको इम्पीडेंस मिल गया, ये जो है इसको हमने इम्पीडेंस माना, ZRL मान लिया। अब V अपॉन आई बराबर हम ZRL लिख सकते हैं, चूँकि हमने इसको ZRL माना है तो V अपॉन आई बराबर ZRL लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, IZRL। ओम्स लॉ इक्वेशन के हिसाब से V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो R की जगह पे यहाँ पे क्या है, ZRL, यानी कि इम्पीडेंस है। यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट में क्या है, यहाँ पे RC RL सर्किट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZRL हो जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ZRL बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ZRL बराबर कितना है, ZRL हमने ये माना है
तो यहाँ से जेड आर एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना। v बराबर क्या है, आई इंटू जेड आर एल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जेड आर एल क्या हो जाएगा हमारा, जेड आर एल बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इस यहाँ से, ठीक है। तो ये इक्वेशन समझ में आया, जेड आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके वोल्टेज ट्रायंगल की और इम्पीडेंस ट्रायंगल की। जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन करके आया है आर एल सीरीज सर्किट का, इसका अगर हम वोल्टेज ट्रायंगल निकालें तो इस आई को हटा देते हैं, यहाँ से आई को अगर हटा दिए तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन के केवल आएगा, जो कि तीनों क्या है हमारे पास वोल्टेज है, केवल ये वोल्टेज ट्रायंगल होगा। और अगर इसी में हम वी अपॉन आई, इसी में सब में हम आई का आई जोड़ दें, वी अपॉन आई, वी एल अपॉन आई, वी आर अपॉन आई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए वी अपॉन आई क्या मिला है, यहाँ पे इम्पीडेंस मिला है, तो हमारे पास एक इम्पीडेंस ट्रायंगल मिल जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जहाँ से वोल्टेज ट्रायंगल हमको मिल गया, वोल्टेज ट्रायंगल यहाँ हमने आई, जब हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे वहाँ आई को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंसिडर वहाँ नहीं करेंगे, वी एल हो जाएगा, वी और वी आर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको ये क्या मिला, वोल्टेज ट्रायंगल मिला। अब इसी में अगर हम आई का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई क्या होगा, जेड आर एल हो जाएगा। यहाँ पे आर एल सीरीज सर्किट के लिए क्या होगा, इम्पीडेंस होगा यहाँ पे जेड आर एल, तो ये हो जाएगा जेड आर एल, ये हो जाएगा एक्स एल, वी एल अपॉन आई एल क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाता है, वी आर अपॉन आई आर क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन आई होता है, यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें अब एक इम्पीडेंस ट्रायंगल मिला और एक वोल्टेज ट्रायंगल मिला। तो जेड आर एल का इक्वेशन यानी कि इम्पीडेंस ट्रायंगल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के बारे में बात करें, यानी कि एक पाइथागोरस, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज, ये जो है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे वोल्टेज ट्रायंगल में, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन वी, साइन थीटा बराबर वी एल ये है, वी एल अपॉन वी, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो उसी हिसाब से कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी, ठीक है। आधार, ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, ये है लंब बटे आधार, ठीक है ना। सॉरी, ध्यान दीजिएगा फिर से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब क्या है, वी एल है, कर्ण क्या है, वी है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन वी, ये हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। और अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल की ही बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण के रूप में, लंब क्या है यहाँ पे एक्सएल है और कर्ण क्या है जेड आर एल है, तो एक्सएल अपॉन जेड आर एल। उसी प्रकार से कॉस थीटा हमारा आ जाएगा वी आर अपॉन वी, और इसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल में आर अपॉन जेड आर एल आ जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा वी एल अपॉन वी आर इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, इम्पीडेंस ट्रायंगल के माध्यम से। तो बाई वोल्टेज ट्रायंगल और बाई इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारे पास ये इक्वेशन मिला। तो सीरीज आर एल के केस में क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज वी है, सीरीज आर एल के केस में क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज वी है, ठीक है ना, वो सर्किट के करंट आई से क्या होता है, इनपुट वोल्टेज जो वी है वो सर्किट के करंट आई से बाय सर्टेन एंगल लीड करेगा हमेशा, बाय सर्टेन एंगल लीड करेगा हमेशा। देखिए सर्किट के करंट से, ठीक है ना, सर्किट का जो हमारा करंट जो सर्टेन कितना होगा हमारा, हमेशा वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे लीड होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये जो फेज डायग्राम है ये हमेशा याद रखिएगा आर एल सीरीज सर्किट के लिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे सीरीज आर एल सर्किट होती है, यानी कि एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस भी लगा हो और इंडक्टर भी लगा हो तो उस दौरान क्या हमारा फेजर डिफरेंस बनता है, फेजर डायग्राम क्या बनता है, इम्पीडेंस हमें कैसे मिलता है, और किस प्रकार से इसमें वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर एल सीरीज सर्किट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा रहेगा सीरीज़ आरसी सर्किट, ठीक है ना। सीरीज़ आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक जो हमारा आर एल सर्किट था उसके बारे में आप लोग थोड़ा उसको रिवाइज़ कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।